आइए, शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह। अभी आप देख रहे थे कि 1942 से 1945 तक लगातार जो समानांतर सरकारें थी, है ना, और इसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। आक्रोश बढ़ता जा रहा था। अगर आपको वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी की कुछ बातें याद आ रही हों, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय सिपाहियों, अपने लोगों पर गोली चलाना स्वीकार मत करना, अपने लोगों पर कभी गोली मत चलाना, अपनी नौकरी मत छोड़ना, अपनी निष्ठा जो कांग्रेस के प्रति दे दो। राजा महाराजाओं, तुम अपनी प्रभुसत्ता जनता के प्रति दे दो, अपनी संप्रभुता को छोड़ो, जनता की संप्रभुता को मानो। ठीक है। तो समानांतर सरकारें जो बनी थी, उसने एक माहौल बना दिया था। क्या होता है माहौल बनाना? कुछ लोग माहौल बनाकर पढ़ते हैं कि अगल बगल के लोग पढ़े, मैं भी पढ़ूंगा। इसीलिए लोग लाइब्रेरी जाते हैं। अगल बगल सब पढ़े तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? अगल बगल जब लोग मूवी देख रहे, मैं भी मूवी देखूंगा। वो घूम रहे तो मैं भी घूमूंगा। वो चाय पी रहे तो मैं भी चाय पीऊंगा। नहीं होता असर, ये असर हो जाता है। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि शाही नौसेना विद्रोह 1946, इसका मतलब क्या है कि जो भारत में नेवी थी, अगर ध्यान देना, अंग्रेज दुनिया पर शक्तिशाली क्यों हुए? क्योंकि उनकी नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। ध्यान से समझ लो, अंग्रेजों की नेवी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत नेवी थी। उनके सामने बड़े बड़े वीर सूरमा घुटने टेक देते थे उनकी नेवी के आगे। हाँ, ऐसा इसलिए होता था कि सबसे ज्यादा अभ्यास उन्होंने, जब अंग्रेज यहां आए थे तो उस समय भी अपनी नौसैनिक शक्ति के ही बल पर अंग्रेज स्थापित हुए थे, और विश्व के अलग अलग हिस्सों पर जहां उनका कंट्रोल था, उनकी नेवी इतनी शक्तिशाली थी, इतनी तीव्र थी कि वो तुरंत उसको अधिकारता में कर लेते थे। थल सेना नहीं, नेवी, क्योंकि वो जब वहां से आए थे वहां पूरा समुद्र था, और जब समुद्र के रास्ते कोई आएगा तो उसके पास एक नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो महासागर का स्वामी बनेगा। और अंग्रेजों ने अपनी इसी शक्ति पर काम किया था, और वो नौसेना की एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने थे। इसीलिए उनके बारे में ये कहावत थी कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां अंग्रेज पहुंचते थे। साहसी तो थे ही, और जो साहसी होता है वही दुनिया में जीवन में सबसे आगे बढ़ता, वही राज्य करता। गीदड़ों की दुनिया नहीं है यार, शेरों के लिए दुनिया है। जो गीदड़ हैं वो जाए जंगल में हुआ हुआ करें, या तो सियार बन जाए। जो साहस दिखाएगा वही आगे बढ़ेगा, और जो साहस नहीं दिखाएगा वो क्या करेगा? पीछे पीछे जाए वो क्या करेगा? जैसे जानवर चलते हैं वैसे वो भी चलेगा। हाँ, तो तुम्हें अपना रास्ता अगर बनाना है तो उस तरीके से बनाना है। लेकिन अब यही नौसेना, जिसके सहारे अंग्रेज पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके आए थे, 50 देशों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित थी इसी नौसेना के वजह से, आज वही नौसेना धोखा दे रही है। आज वही नौसेना के अधिकारी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं हैं। तो इसीलिए है कि अपनी अपनी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।
तो अंग्रेजों की कश्ती इसलिए डूब गई क्योंकि नौसेना अब साथ छोड़ रही है, और नौसेना इसलिए साथ छोड़ रही है कि अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण जो नीति है, अंग्रेज सिपाहियों के लिए अलग नीति, भारतीय सिपाहियों के लिए अलग नीति, अंग्रेज अधिकारियों को अलग स्थान, भारतीय अधिकारियों को बिल्कुल निम्नतम स्थान, अंग्रेज अधिकारियों को कपड़े का भी पैसा मिलता है, भोजन का भी पैसा मिलता है, हर चीज मिलती थी, भारतीयों को कुछ भी नहीं। तो अब अंग्रेज और भारतीय एक दूसरे के बराबरी पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और यहीं पर भारतीय सिपाहियों के द्वारा इसी गैर बराबरी को लेकर यह कहा गया कि बहुत हो गया, अब नहीं, अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, और अब पानी सर के ऊपर चढ़ रहा है तो या तो हमारी जान जाएगी या तो आपकी जान जाएगी। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और तुम उसे डूबते हुए व्यक्ति को कूदो और तुम ये सोचो कि मैं उसको बचा लूं, तो वो तुमको डुबा देगा और अपने बच जाएगा। ये अनुभव करके देख लेना। अगर कोई डूब रहा है और तुम कूद गए तो तुमको भी डुबाएगा और खुद कूद जाएगा। तो अब भारतीयों के सामने भी यही स्थिति थी कि अगर जो हमें अब छुएगा वो भी डूबेगा, हम तो डूब रहे ही हैं। लेकिन अब भारतीय जो हैं पीछे नहीं हटेंगे। क्या ऐसा हो गया कि नेवी भी विरोध में चली गई? उधर की नेवी थी, लेकिन इनकी हर सेना में भारतीय भी तो थे। अंग्रेज कितने आए थे? बक्सर की लड़ाई में 2100 अंग्रेज केवल लड़े थे। 3 बड़ी शक्तियों को घुटने बिठा दिया भारत की। अवध का नवाब बहुत बोला था, वही बैठ गया, जो सादत खान। इसके अलावा जो मुगल बादशाह था वो भी बैठ गया, और जो बंगाल का नवाब था वो भी बैठ गया। कितनी सेना थी अंग्रेजों की? बहुत थोड़ी सी। इधर इन लोगों के पास 50,000 से ज्यादा की सेना थी, इधर 2100 लोग मात्र खड़े थे बंदूक लेकर, योजनाबद्ध रूप से। धुआं धुआं हो गया मैदान, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये सब हार गए। ये भीड़ तंत्र है ना, भीड़ लेके भाला फेंक रही है। अरे भाला से युद्ध जीता जाएगा? तलवार से युद्ध जीता जाएगा? भारतीय पिछड़ी मानसिकता के प्रतीक थे ना। आज भी आप देखेंगे तो हमेशा दूसरे का ही ये देखते, अच्छा वहां भी ये वाली पैंट चली, यहां से फटी हुई, यही हम भी पहनेंगे। या अमेरिका में यही वाला पहना जा रहा है, इस समय नया ट्रेंड चल रहा है। अगर वो लोग कुछ और पहनना शुरू कर दे तो हम भी वही पहनना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? बोलो। तो यहां आप देखेंगे कि जो शाही नौसेना थी उसने विद्रोह क्यों किया। सबसे पहले तो परिस्थितियां, माहौल क्या हो गया था। एक तरफ तो भारतीय सिपाही अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, और एक तरफ ऐसे सिपाही थे जो अपने देश के लिए मर रहे थे। एक तरफ ऐसे सिपाही थे जो अपने देश के लिए मर रहे थे। वो सिपाही थे आजाद हिंद फौज के सिपाही, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के सिपाही थे। वो ये कह रहे थे कि हम अपनी देश की आजादी के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। और एक तरफ ये भारतीय सिपाही थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इन्हें महसूस हो रहा था कि अब हमसे गलती हो रही है, हमें देश के लिए अब कुछ सोचना होगा। तो परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई थी, और ऐसी परिस्थितियां जब बनी थी, इसके पहले भी आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का भी असर था। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1945 में। ब्रिटेन जीता तो, लेकिन जीतने के साथ साथ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। ब्रिटेन जो एक महाशक्ति के रूप में था दुनिया में, ब्रिटेन पर्दे के पीछे गया, और एक महाशक्ति उभर के सामने आई अमेरिका, और एक महाशक्ति उभर के सामने आई सोवियत संघ। और ब्रिटेन का जो सूर्य सबके ऊपर छाया हुआ था, वो सूर्य पीछे हटा और कुछ नए सूर्य सामने आए। ये 2 नए सूर्य थे, सोवियत संघ और अमेरिका।
अब इसके बाद 1946 में, उसके एक वर्ष बाद 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ नौसैनिक विद्रोह शुरू हो गया, नौसेना का विद्रोह शुरू हो गया। क्यों विद्रोह हुआ 1946 का? सबसे बड़ा कारण तो यह था कि भारतीयों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार, भारतीय सिपाहियों के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना, भारतीयों को अंग्रेजों से हल्के स्तर पर रखा जाना, उनको कम वेतन दिया जाना, मेहनत ज्यादा करवाया जाना, खराब भोजन दिया जाना। उनके लिए भोजन अलग, अंग्रेजों का भोजन अलग बनता था। मेस में अंग्रेजों का भोजन अलग बनता था, भारतीयों का भोजन अलग बनता था। और जो भोजन बनता था वो भारतीयों का खराब होता था। आमतौर पर आप जानते हैं अंग्रेज अफसर क्लास था, अफसर क्लास का भोजन आज भी अलग होता है, उनकी मेस अलग होती है, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं अलग होती हैं। जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपकी व्यवस्था अलग होगी, कर्मचारी की व्यवस्था अलग होगी। होती है कि नहीं होती? तो अंग्रेज जो होते थे वो अफसर होते थे, वो सिपाही नहीं होते थे, और भारतीय सिपाही बनते थे। अंडर में किसके रहना है? अफसर के। मेहनत किसको करना है? सिपाही को। आनंद किसको है? अफसर को। आपने मूवी देखी है नहीं? पान सिंह तोमर। आइसक्रीम के लिए पान सिंह तोमर जो आइसक्रीम लेके दौड़ता है, देखा? नहीं देखा? देखा करो। कुछ जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तुमको चलचित्र भी देखना होगा। तो यहां आप देखोगे कि भारतीय जो लोग थे उनको खराब वेतन, खराब भोजन और नस्ल के आधार पर अपमानित किया जाता। तुम्हारी नस्ल बड़ी छोटी है। भारतीयों को अंग्रेज जो हैं काला कहकर बुलाते थे, ब्लैक। बहुत, लेकिन उनके नजर में बहुत काले हो तुम। तो वो आपके ऊपर बड़ी आलोचनाएं करते थे, नस्ली आधार पे कहते थे। और भारतीय जो सिपाही थे उनके अंदर अब इन सब चीजों को जो सुनने की क्षमता नहीं बची थी कि अगर अब उनको नस्ली आधार पे कोई जो बुलाए, तो भारतीयों के अंदर जो सिपाही थे उनके अंदर प्रतिशोध की भावना जन्म ले रही थी। वो बदले की भावना से जले जा रहे थे, बदले की भावना अंदर से आ रही थी। और इन सभी का परिणाम था कि 1946 का नौसैनिक विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह धीरे धीरे कराची, मद्रास और कलकत्ता तक फैल गया, जो 3 बड़े नौसैनिक बेस थे इनके। कराची बेस, मद्रास बेस और कलकत्ता बेस। तीनों बड़े बड़े जहाज वहां पे थे, नौसैनिक जहाज, और सब पे विद्रोही आगे बढ़े। और बाद में अगर आप देखोगे तो इस विद्रोह से अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। इसी नौसेना के बल पे तो वो कूदते थे, और नौसेना ने ही अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और यहां आप देखेंगे रणनीति नौसेना के अधिकारियों के द्वारा क्या अपनाई गई। एक व्यक्ति थे नौसैनिक अधिकारी जिनका नाम था एम.एस. खान। कौन थे? एम.एस. खान। एम.एस. खान इन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इन्होंने भूख हड़ताल किया और एक हड़ताल समिति का निर्माण किया कि अब हम हड़ताल करेंगे। आमतौर पर सेना के लोग हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल मतलब काम रोको प्रस्ताव, कोई काम नहीं होगा, न होने देंगे। आपने देखा होगा कि पहले रेल के कर्मचारी संघ जो है हड़ताल कर देते थे, मजदूर संघ हड़ताल कर देते थे, भारत रोको हड़ताल होती थी ना। तो यहां पर भी यही हुआ और ये हड़ताल की गई और यहां पे कुछ मांगे रखी गई। क्या मांगे रखी गई? पहली मांग
कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के समान अच्छा वेतन दो। क्या करो? बराबरी का वेतन, अच्छा वेतन चाहिए। दूसरी चीज, अच्छा भोजन चाहिए। तीसरी चीज, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ो, उनको छोड़ो। इसके अलावा चौथी चीज, राजनीतिक बंदियों को भी रिहा करो। अब सिपाही जो हैं, नौसेना के सिपाही अपने शासक केवल अपने लिए नहीं बोल रहे, ध्यान देना, नौसेना के सिपाही केवल खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सबके लिए बोल रहे हैं। उनका जुड़ाव आजाद हिंद फौज के अपने उन सिपाहियों के साथ है जो भारत के लिए संघर्षरत हैं, या जो संघर्षरत थे और जिनको जेल में डाला गया था, जिनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था, जिनको फांसी दी गई थी। बाद में अगर आप देखें, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वेवेल ने उनको माफ किया था वीटो शक्ति के तहत, है ना। तो ये बात है, तो ये सारी चीजें रही। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय नौसैनिकों के पक्ष में 22 फरवरी 1946 में एक बड़ा काम हुआ। बंबई में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। हड़ताल किसने किया? अपने सैनिकों के लिए मजदूरों ने किया। एक तरफ से, हाँ, 22 फरवरी 1946, 22 फरवरी 1946 को अगर देखें तो बंबई में एक बड़ी हड़ताल किसने किया? मजदूरों के द्वारा। मुद्दा क्या था? नौसैनिकों का। तो इनको ही करना चाहिए था, लेकिन नहीं, पूरा देश एक हो रहा है, पूरा देश हाथ उठा रहा है और बोल रहा है कि हम सब बोलो, हम सब एक हैं, आवाज दो कि हम एक हैं। और जब इतनी आवाज आएगी तो अंग्रेजों का दिल दहल उठेगा, अंग्रेजों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, अंदर डर बैठ जाएगा। और ये आवाज देने वाले मजदूरों की संख्या 1-2 नहीं थी, 2 लाख मजदूरों ने एक साथ हड़ताल किया था। दो लाख मजदूरों की हड़ताल थी। दो लाख मजदूर अपने सिपाहियों के लिए हड़ताल पर उतर चुके थे। अब इस समय जितने भी भारत के नेता थे, उनको ये डर लग रहा था कि कहीं अंग्रेज सरकार इन सिपाहियों के साथ, नौसैनिक अधिकारियों के साथ जो भारतीय थे, कहीं उनका वो दमन न करने लगे, उन्हें मारने न लगे। इसको देखते हुए अपने सिपाहियों को, अपने अधिकारियों को, भारतीयों को बचाने के लिए वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि भारतीय नौसैनिकों, आप लोग अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दो। इन्होंने विद्रोह कर दिया था एक तरीके से। तो कुछ भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए इनको सलाह दिया कि आप सब आत्मसमर्पण करो अंग्रेजों के सामने। परिणाम स्वरूप 23 फरवरी 1946 23 फरवरी 1946 को सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार अगर आप देखें, आजाद हिंद फौज के निर्माण ने अंग्रेजों का विश्वास भारतीय थल सेना से उठा दिया था, क्योंकि आजाद हिंद फौज में जो सिपाही थे वो इंडियन आर्मी के सिपाही थे, जो जापान से लड़ते समय, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर जो था वो अंग्रेजों का ही
एक उपनिवेश था, वहां अंग्रेजों की सत्ता थी और वहां अंग्रेज हारे थे और वहां पर अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ भारतीय सिपाही और अधिकारी भी बंदी बना लिए गए थे, जिनको लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। और ये जो सिपाही थे ये थल सेना के सिपाही थे, और जब ये आजाद हिंद फौज के रूप में सामने खड़े हो गए तो अंग्रेजों को अपने आर्मी से भी विश्वास उठ गया था कि थल सेना हमारे हाथ से निकल गई है। आपने कल देखा था कई ब्रिगेड खड़ी हो गई थी, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, झांसी रानी ब्रिगेड, सारी ब्रिगेड। तो अंग्रेजों का विश्वास हिल चुका था। जिस सेना के बल पर वो भारत में कंट्रोल करते थे वो सेना अब बगावत के मूड में आ चुकी थी। वो सेना अब विद्रोह के तेवर दिखा रही थी और वो तेवर अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरनाक था। हो सकता है कि जाते जाते सभी अंग्रेज ही मार दिए जाते। अभी आपने देखा नहीं है सेना का मामला, जो बंदूक उधर चलती है वो आपको भी घुमा सकती है, जो दूसरों को मरवाती है वो खुद को भी मार सकती है। गोली किसी को नहीं जानती कि तुम कौन हो। क्यों? कल्पना दत्त ने क्या किया था? खुद को गोली मार लिया। जो गोली मारी थी जहर खाया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। और थल सेना से विश्वास उठ गया था और आगे चल के जो रही सही कसर नौसेना ने पूरी कर दिया। और इन दोनों ही आशंकाओं से, इन दोनों ही समस्याओं से अंग्रेज बहुत विचलित हो गए कि थल सेना भी विद्रोही हो गई, नौसेना भी विद्रोही हो गई। इसलिए अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि अब भारतीय सिपाहियों पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, कि भारतीय सिपाहियों का मूड खराब हो गया तो कहीं गोली हम ही को न मारने लगे। तो इस तरीके से इसीलिए लोग कहते हैं कि जब नौसैनिक विद्रोह जब हुआ तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है और जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। और एक गोपनीय पत्र भेजा गया। उसके बाद आप देखते हैं कि एक साल के ही अंदर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों ने कहा था हम जून 1948 तक भारत से जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही छोड़ दिया भारत। क्यों भाई? आप जून 1948 में जाने वाले थे, आप अगस्त 1947 में ही क्यों चले गए? हिम्मत होती तो रुकते थोड़ा। जो आपने विष की खेती की थी उस विष की खेती का फल खुद भी लेते। जब मार्ले मिंटो सुधार लाए थे आप 1909 में, तो आप ये कह रहे थे कि हम तो सांप के दांत बो रहे हैं, तो सांप का विष आप भी तो लेते। लेकिन आपको समझ में आ गया कि वो विष लेने लायक हम हैं नहीं, हमें जाना होगा, हमें ये जगह छोड़नी होगी। और जब ये जगह हम छोड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये है भारतीय नौसैनिक विद्रोह।